हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, पार्ट थ्री में आपका स्वागत है। टेंस पार्ट थ्री में आपका स्वागत है, जिसमें हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। अब याद करिए, जब परफेक्ट की बात करता हूं तो आपको क्या दिखता था। एच एच का मतलब क्या, हैज, हैव या हैड होता था। परंतु हम लोग चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को करने वाले हैं तो हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या आएगा। प्रेजेंट करना था तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आएगा। आएगा ना, बताइए बताइए, आएगा ना। चलिए थोड़ा मोटा कर देते हैं इसे। अब देखते हैं इसका क्या कलर होता है। ये देखिए, यस, क्या आता था हमारे पास, एस देख रहे हैं। और थोड़ा और पतला कर देते हैं, है ना। पहले इसे मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं फिर से काम। तो ये रखिए इनको, देखिए एस का मतलब क्या होता था, याद आया। एस का मतलब, ई का मतलब, दोनों का मतलब क्या आता था। एस और ई का मतलब प्रेजेंट। बीन क्या था, थर्ड फॉर्म ऑफ बी। जब कंटिन्यूअस की बात करते हैं, जैसे ही हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं, हमें तुरंत याद आता है कि इसमें तो V4 होगा। अब V4 कैसे बनाया जाता है बताइए। आईएनजी लगा के ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आईएनजी बनाकर, आईएनजी देखे नहीं कि आप टूट पड़े कि सर ये तो कंटिन्यूअस ही होगा, होगा ना। तो कौन से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। चलिए, कैसे पता चलेगा कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, कैसे जानेंगे। इसका जानने का एक तरीका है। देखिए, अगर आप 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, एक समय तो ऐसा रहा होगा जब आपने पहली कक्षा से प्रारंभ की होगी, है ना। आपने पहले कक्षा से पढ़ाई प्रारंभ की होगी और वह धीरे धीरे अब 9, 10, 11, 12 तक पहुंच चुकी है ना। यानी कि जो काम आपने पास्ट में आरंभ किया हो और वह काम अभी भी चल रहा है, ऐसे सेंटेंस को, जैसे मैं कहूं कि मैं पिछले 10 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ता आ रहा हूं। तो आपने क्या कहा, 10 वर्ष, मान लीजिए अभी 2022 है, 10 वर्ष का मतलब 2012 से आप किसी पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब है वह काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था, लेकिन वह काम अभी भी चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को आप समझ जाइएगा कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अब देखिए, इसमें एक समयावधि की बात होती है, समय, टाइम की बात होती है। देखिए, एक तो आप देखिए हैज हैव लग गया इसमें, इसके साथ अब पता है ना हैज कहाँ लगता है, ये तो पता ही होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, टीपीएसएन, याद है ना। ही सी इट या किसी का नाम के साथ हैज, बाकी सबके साथ हैव लगेगा। प्लस साथ में आता है बीन, आता है ना। अब इसमें मेन वर्ब का, चूंकि कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं हम लोग, कंटिन्यूअस का मतलब देखते ही आपने तुरंत ही कह दिया कि सर इसमें तो V4 ही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। सिंस या फॉर का प्रयोग कैसे करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसमें। पॉइंट ऑफ टाइम समझते हैं ना, डेफिनिट टाइम कह सकते हैं इसे आप। कैसे, आपने कहा कि सर मैं मंडे से क्लास जा रहा हूं, मैं अगस्त से यहां पर पढ़ रहा हूं सर, 2015 को मैंने ड्यूटी ज्वाइन की थी, सुबह से बच्चे खेल रहे हैं, मॉर्निंग से ही, है ना। तो ये निश्चित समयावधि है। व्हेन यू आर एबल टू डिसाइड द पॉइंट ऑफ टाइम, जब आप निश्चित समय को बताने की स्थिति में आ जाए तो आप सिंस का यूज कर लीजिए। और जब आपको ये ना पता चल पाए कि समय निश्चित है कि नहीं, तो अनिश्चित समय, कैसे, 2 डेज मतलब 2 दिनों से, 2 दिनों से खेलते आ रहे हैं, 2 दिनों से वर्षा होती आ रही है, 4 महीने से वे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, है ना। तो 4 महीना तो ये पता नहीं कर पाए हम लोग ना, 4 महीना कौन सा वाला, जनवरी से लेके नहीं, फरवरी से लेके नहीं। इसका मतलब है यू आर नॉट एबल टू डिफाइन द मंथ ऑफ द which month you have started, right now. So we use indefinite time, clarity, and for that we use for, उसके लिए हम लोग for का यूज करते हैं। समझ में आ गया। चलिए दो एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस इज, I have been working in this school since 2015.
व्हाट आई हैव बीन वर्किंग इन दिस स्कूल सिंस 2015। इसका मतलब हुआ मैं इस स्कूल में 2015 से पढ़ाता आ रहा हूं। ये पॉइंट ऑफ टाइम है 2015। इसका मतलब हमने सिंस का यूज कर लिया। ये देखिए कर लिया ना, ये रहा सिंस। देख पा रहे हैं आसानी से आप। ये सिंस का यूज क्यों किए? हमने सिंस का यूज इसलिए किया क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम निर्धारित है 2015। ठीक है ना, इसलिए हमने सिंस का यूज किया। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही हैज बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 9 मंथ्स। वह 9 महीने से अंग्रेजी पढ़ता आ रहा है। यदि मान लीजिए अभी हमारा सितंबर मंथ है तो हमने जनवरी से स्टार्ट किया होगा, लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम निर्धारित नहीं है। अब ये तो हमने आप नाम बता दिया कि सितंबर मंथ है, तब आपको आप काउंट करके चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ 9 महीने का हूं तो 9 महीने का तो आप श्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि 9 महीना कौन सा हुआ है ना। इसके लिए आप फॉर का यूज करते हैं, FOR, फॉर, है ना। तो चलिए सिंस और फॉर का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। सिंस का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हमारे पास टाइम निश्चित हो, पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग निर्धारित करने की स्थिति में हो, तब हम लोग यूज करते हैं सिंस या फॉर का। अब चलिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस आपने बनाया देखिए क्या है। ये दोनों को देखिए, सबसे पहले ये दोनों कौन है? ये दोनों है सब्जेक्ट, करता है ये। क्यों? यही तो काम करने वाला है। सबसे पहले इनका नाम लिख लिया हम लोगों ने, लिखे ना। उसके बाद देखिए हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? बीन, सब में आना है तो बीन भी आ जाएगा। और आईएनजी लगा हुआ है, देख रहे हैं आप? आईएनजी याद करिए। अगर सेंटेंस मैंने ऐसी डीएल वाला फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो देखिए, ई का मतलब प्रेजेंट, एच का मतलब परफेक्ट, आईएनजी का मतलब कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो उस हिसाब से यहाँ V4 आ गया आईएनजी, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? सिंस या फॉर। सिंस का यूज कब करते हैं? जब टाइम निश्चित हो। फॉर का यूज कब करते हैं? जब टाइम अनिश्चित हो। और उसके बाद समय जितना भी रहेगा लिख देंगे हम लोग, है ना। तो इस प्रकार से हमारा अफर्मेटिव बन गया। अफर्मेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें ना कोई निगेटिव हो ना कोई क्वेश्चन हो। सीधा सीधा एक स्टेटमेंट को हम लोग अफर्मेटिव या पॉजिटिव या और भी कुछ कह सकते हैं। समझ में आया ना? तो चलिए अफर्मेटिव हो गया। जब निगेटिव बनाना हो, अब तो आप ऑलरेडी 3-4 बना चुके हैं। निगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखना पड़ेगा। ये देखिए लिख दिया मैंने कि वह मैं इस स्कूल में 2015 से पढ़ाता नहीं आ रहा हूं, या जो भी है ना, जो भी टाइम पीरियड रहे। तो HV हैज या हैव के बाद ही नॉट लगाएंगे, फिर लगाएंगे बीन। अब आप कहें कि सर ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब, तो नॉट तो यहाँ लगाना चाहिए था। यस, लगाना चाहिए था, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल HV तो यही है। ये तो एक्स्ट्रा में उनके साथ आकर के जुड़े हैं, तो आप जो है हैज या हैव के साथ नॉट लगा दीजिए। इस प्रकार से देखिए निगेटिव सेंटेंस क्या बन गया आपके सामने। सबसे पहले सब्जेक्ट, HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या था उसमें, याद करिए। ये देखिए कहाँ है? हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस बीन। उस हिसाब से जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या देखते हैं? हैज या हैव प्लस बीन लगा हुआ। HV के बाद आप लगा दीजिए नॉट, फिर लगाइए बीन, फिर लगाइए V4, फिर लगाइए ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर या टाइम, है ना। ये निगेटिव सेंटेंस बन गया। बताइए क्या नहीं समझ में आया? निगेटिव सेंटेंस हमेशा नॉट जब भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब को लेके आएगा, क्योंकि इसके बिना बेचारा आ ही नहीं सकता है कि ना बोलने के बाद जो है पिटने का डर हो सकता है, इसलिए अपने दोस्त के साथ ये आता है। अब यह निर्भर करता है कि इसका दोस्त होगा कौन, वो डिपेंड करेगा कौन सा टेंस है। ठीक है, अब चलिए आपको मैंने बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें क्या करते हैं ना, HV को हम लोग सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। दोनों सेंटेंस देखिए, हैव आई बीन वर्किंग, हैव आई के पहले हमने हैव लगा दिया। दूसरा देखिए, ही के पहले हैज लगा दिया कि नहीं। तो जैसे ही आप सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, आप समझ जाइए कि आप इंटरोगेटिव बना रहे हैं। कोई डाउट है क्या? होना नहीं चाहिए आपको, अगर है तो मुझे बताइएगा जरूर। चलिए, तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले HV लिख दीजिए। ये देखिए लिख दिया गया है, लिख दिया है। उसके बाद फिर आया सब्जेक्ट, उसमें कुछ नहीं करना। फिर आप बिल्कुल डिट्टो कॉपी कर दीजिए, एज इट इज कॉपी कर दीजिए। HV जैसे आपने लिखा, सब्जेक्ट, बीन, V4, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। बन गया ये। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, वरना आपका सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाएगा। WH में चलते हैं, देख लीजिए 2 एग्जाम्पल देख लीजिए। वेयर हैव आई बीन वर्किंग सिंस 2015। अब देखिए WH के बाद
हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। हर हमेशा जैसे आपने WH दिखा, आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी आना चाहिए। कई बार बच्चे गलतियां कर जाते हैं, WH के बाद सीधा सब्जेक्ट लिखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। WH के बाद आप लाइए HV को। HV कुछ भी हो सकता है, हैज, हैव हो सकता है, हैड हो सकता है, वाज, वेयर हो सकता है, इज, एम, आर हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत होकर के लिखें, मन में कोई भी दुविधा ना रखें। एनी डाउट, आप डाउट को क्रिएट ही मत होने दीजिए। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब को जरूर लिखें, फिर आने दीजिए सब्जेक्ट को, फिर आने दीजिए बीन को। समझ गए? अब चलिए WH क्वेश्चन में, ये तो सबसे आसान है जी। WH क्वेश्चन में करना क्या है, पूरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कॉपी करिए, एक WH वर्ड आगे बिठा के रख दीजिए, बन गए। अब पांचवा छठा कैसे बनाते हैं, आपको आइडिया है ना। यदि इंटेरोगेटिव का निगेटिव बनाना हो तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देते हैं। कहाँ गया, ये रहा। इंटेरोगेटिव निगेटिव अगर बनाना हो क्या करेंगे आप, HV सब्जेक्ट नोट लगा देंगे, यहाँ बन गया इंटेरोगेटिव, कोई डाउट नहीं। उसी प्रकार से WH निगेटिव बनाना हो तो ये भी आसानी से सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए, कोई डाउट। ये देखिए यहाँ पे नोट आ जाएगा, यहाँ पे भी नोट आ जाएगा, कोई डाउट है क्या? ओहो, बताइए ना, नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। अगर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट 3 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कहीं कोई डाउट रह गया है, तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि सर मुझे ये डाउट रह गया है, और फिर मैं आपकी समस्याओं का करूंगा समाधान। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको खूब एंजॉय करिए, देखिए कोई डाउट न मन में रखिएगा। अगर कोई डाउट रहेगा तो पूछिएगा जरूर, क्योंकि पूछने से ही आपके शक और समाधान होगा। आपके शंका का समाधान तभी होगा जब आप प्रश्न पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, और मैं आपके प्रश्नों का दूंगा जवाब। तो आप निश्चिंत होकर के प्रश्न पूछें ताकि मैं आपको बता सकूं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे भी मोटिवेट करिए, और आप सीखिए जरूर। मुझे मोटिवेट करिए ना करिए, लेकिन आपका सीखना है जरूरी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद हम लोग बहुत जल्द इसको खत्म करने के बाद हम लोग पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस करने वाले हैं, फिर नरेशन करने वाले हैं, है ना। इसलिए अच्छी तरह से सीखिएगा। कंसेप्ट में कोई भी डाउट हो मुझे पूछिएगा जरूर। चलिए तब मिलते हैं आपको पार्ट 4 के अगले भाग में। तब तक के लिए गुड नाइट।